हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े देश में करोड़ों लोग वोट कैसे डालते हैं? चुनाव की तारीख कौन तय करता है? कौन सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो? क्या सरकार खुद चुनाव कराती है या कोई स्वतंत्र संस्था ये काम करती है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज की क्लास निर्वाचन आयोग में आपको मिलने वाला है। आज की क्लास में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो इस क्लास के एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये महत्वपूर्ण क्लास निर्वाचन आयोग। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या होता है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब उसका संविधान में जिक्र है, और स्वतंत्र का मतलब होता है वो किसी के दबाव में काम नहीं करता है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। तो जो निर्वाचन आयोग है, अगर उनके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो चुनावों में कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो ये देखता है कि चुनाव के अंदर कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो किसी भी कोई भी नागरिक है जो 18 साल से ऊपर है उन सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और चुनाव है वो ईमानदारी और शांतिपूर्ण कराए जाने चाहिए। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग है, उनके उद्देश्य है चुनाव में कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और चुनाव ईमानदारी और शांतिपूर्वक कराए जाने चाहिए। और अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग के हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल तक में लिखे हुए हैं, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है। तो जो निर्वाचन आयोग की बात है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक की गई है। तो निर्वाचन आयोग क्या है? ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाला आयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। चुनावों के अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और चुनाव ईमानदारी और शांतिपूर्वक कराए जाने चाहिए। ये निर्वाचन आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं। अब बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना की, तो निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। उनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 सदस्य हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहले ये एक सदस्यीय आयोग था। तो जो पहले जो निर्वाचन आयोग था उसमें केवल एक सदस्य था, लेकिन 1993 में इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। अब तीनों सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। तो 1993 से पहले जो निर्वाचन आयोग था वो केवल एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 में इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया, और अब इसमें टोटल 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो तीनों सदस्य मिलकर है ये ही निर्णय लेते हैं निर्वाचन से संबंधित। अब बात करें निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और कार्यकाल की, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें कार्यकाल की, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 63 साल की उम्र में क्या बना? मुख्य चुनाव आयुक्त बना। तो वो केवल कितने साल काम करेगा? 2 साल ही करेगा।
और मान लीजिए अगर ये 59 साल की उम्र में काम लगता, तो वो 59 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। तो वो कितने साल तक काम करता, 6 साल तक कार्य करता। तो अगर कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक उसका कार्यकाल रहता है। और बात की जाए अन्य चुनाव आयुक्त की, तो अन्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहता है। जो भी पहले या तो 62 वर्ष की आयु पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा, या उसको 6 साल पूरे हो गए, चाहे वो 60 साल का ही हुआ, अगर वो मान लीजिए 54 साल के में चुनाव आयुक्त बना 54 साल में, तो 6 साल कब पूरी होंगी उसको, 60 में पूरी हो जाएंगी। तो 60 साल जैसे ही हो जाएगी उसके पास में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्योंकि या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तो उस समय चुनाव आयुक्त क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इनका ये क्या होता है, कार्यकाल होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, और जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। तो निर्वाचन आयोग में क्या होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले, और अन्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले होता है। अब बात करें चुनाव आयोग के सदस्यों के वेतन की, तो चुनाव आयोग के सदस्यों को वेतन इसलिए बहुत अधिक रखा जाता है ताकि वे सरकार के दबाव से स्वतंत्र रह सके। तो जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनके वेतन को इसलिए बहुत ज्यादा रखा जाता है ताकि वो सरकार के दबाव से क्या रहे, स्वतंत्र रहे। बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इसके वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त है इसके वेतन और भत्ते भी लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त है इनकी जो वेतन और भत्ते हैं वो समान ही रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का तो एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही रहता है, जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त है इनका भी वेतन लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इनके वेतन का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके जो वेतन और भत्ते हैं उसका भुगतान है वो भारत की संचित निधि से किया जाता है। इस कारण से संसद आसानी से उनके वेतन में कटौती नहीं कर सकती और आयोग की स्वतंत्रता बनी रहती है। जो इनका वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए जो संसद है उसमें आसानी से क्या नहीं कर सकती, उसकी वेतन में कटौती नहीं कर सकती, और इसीलिए आयोग की क्या बनी रहती है, स्वतंत्रता बनी रहती है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मुख्य चुनाव आयोग तो ढंग से काम नहीं कर रहा और मान लीजिए संसद ने उनकी सैलरी घटा दी, तो संसद ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनका जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि से वेतन में कटौती करना बहुत ही कठिन है संसद। तो संसद आसानी से वेतन में उनके कटौती नहीं कर सकती मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की, इसीलिए आयोग की स्वतंत्रता बनी रहती है। अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत कठिन होता है। उसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान है और इसे महाभियोग कहा जाता है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को आप हटाना है तो उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है और जिसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में इसका प्रस्ताव लाया जाता है। आरोप, दुर्व्यवहार और अक्षमता का इन पर आरोप लगता है और दोनों सदनों के जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना होता है, उसके बाद में उसके जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होती है। उसके बाद अगर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जो संसद में प्रस्ताव लाया गया वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करें अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की, क्योंकि जो हमारे चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश आवश्यक होती है। तो जो हमारे चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है
उसको तो महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या चाहिए, सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए तो महाभियोग की प्रक्रिया जरूर होती है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं होती, संसद में महाभियोग लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। तो निर्वाचन आयोग के कुछ मुख्य कार्य हैं, उसमें सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो जो निर्वाचन आयोग है उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का क्या करता है, निर्धारण करता है। अभी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण से मतलब क्या होता है, अब परिसीमन की हम बात करते हैं। तो जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाता है और इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करना, परिसीमन करना। तो परिसीमन किसे कहा जाता है, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एग्जाम्पल के रूप में आपको ये अच्छे से समझ आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए पहले किसी एक जिले की जनसंख्या 1 लाख थी, तो उसमें एक विधानसभा क्षेत्र था, उसके अंदर एक सीट थी विधानसभा की। मान लीजिए किसी जिले में एक क्या थी, 1 लाख जनसंख्या थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़कर 3 लाख हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, निर्वाचन आयोग इसका परिसीमन करेगा। परिसीमन के बाद में एक क्षेत्र को 2 या 3 क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहले ये एक क्षेत्र था, इसको 2 या 3 क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि पहले केवल इसमें 1 लाख जनसंख्या थी तो एक विधानसभा क्षेत्र था। तो जब बाद में इसकी जनसंख्या कितनी हो गई, 3 लाख हो गई, तो परिसीमन के बाद में एक क्षेत्र को 2 या 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है या किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बदली जा सकती है। तो परिसीमन का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिनिधित्व को जनसंख्या का लगभग समान प्रतिनिधित्व देना है। तो परिसीमन का मतलब यही होता है, किसी क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, जिससे क्या होगा, जिससे कि समान प्रतिनिधित्व क्या रहे, बना रहे। तो जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का क्या करते हैं, पुनः निर्धारण किया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिसीमन कहते हैं। पहले इस जिले में 1 लाख जनसंख्या थी तो एक विधानसभा क्षेत्र था, और जब इसकी जनसंख्या बढ़ गई 3 लाख हो गई तो इसको कितने भागों में बांट दिया जाता है, या तो 2 या 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और या किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को बदला जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। तो निर्वाचन आयोग का पहला काम निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना और दूसरा मुख्य कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। तो पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची तैयार करना जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के नाम क्या हो, शामिल हो। तो जो मतदाता सूची है वो तैयार करने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। और आज क्या होता है, आज जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो क्या देते हैं, वोट देते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले 21 साल से ऊपर के जो व्यक्ति थे वही क्या देते थे, वोट देते थे। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से आपको बता देता हूं कि पहले रूल क्या था और अब रूल क्या है। तो पहले भारत में न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष थी। पहले क्या थी, जो व्यक्ति 21 वर्ष का था, 21 से ऊपर का था, वही मतदान कर सकता है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। तो पहले भारत में न्यूनतम आयु, मतदाता आयु 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। तो संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। ये भी याद रखिए, आर्टिकल कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 326 किसकी बात करता है, वयस्क मताधिकार के प्रावधान की। तो पहले जो भारत में न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1988, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये संशोधन 1989 में लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो पहले जो आयु थी मतदाता की 21 वर्ष थी और बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष किया गया था। और ये कब किया गया था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, और ये संशोधन 1989 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं तीसरी बात, राजनीतिक दलों को क्या देना, मान्यता देना। हमने निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन की बात की, मतदाता सूची की बात की। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो निर्वाचन आयोग है, ये तय करता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य पार्टी। तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ये तय कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। वे निर्वाचन आयोग कैसे करता है राष्ट्रीय पार्टी, तो देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी वह राजनीतिक दल है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्या दी हुई हो, मान्यता दी हुई हो। तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी को मान्यता 3 तरीके से दे सकता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई पार्टी फुलफिल करती है तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल पार्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अगर इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त वो फुलफिल करती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। उसके लिए निर्वाचन आयोग क्या देगा, नेशनल पार्टी की मान्यता दे देता है। तो या तो वो लोकसभा सीट की शर्त के पालन करे, मतलब कम से कम 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का 2% जीते। अब कम से कम जितने हमारे 28 राज्य हैं उनमें से किन्हीं भी 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा की सीटें देखें। तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 545 है। अगर इनका हम 2% निकालेंगे तो लगभग कितना आता है, 11। तो अगर कोई भी पार्टी लोकसभा की किन्हीं भी कम से कम 3 राज्यों में 11 सीटें जीतती है तो उसको जो चुनाव आयोग है वो उसको नेशनल पार्टी का क्या दे सकती है, मान्यता दे सकती है। या अगर ऐसा हो वोट प्रतिशत की शर्त के ऊपर भी जो चुनाव आयोग है वो क्या दे सकती है, नेशनल पार्टी की मान्यता दे सकती है। तो ये कब देगी, जब कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 6% वोट प्राप्त करना और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतना। या तो वो क्या करे, कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे और कम से कम 4 लोकसभा सीट जीते। अगर ये शर्त भी वो फुलफिल करती है तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या तीसरी शर्त क्या है, यदि किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किन्हीं 4 राज्यों में उसको राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली हुई है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इन तीनों शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त अगर कोई पार्टी फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का क्या मिल सकता है, दर्जा मिल सकता है। और ये नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी जिसका देश भर में प्रभाव होता है उसी को क्या बोला जाता है, नेशनल पार्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो मैंने आपको निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बारे में बता दिया, मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि यह तय करना कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या राज्य पार्टी। चौथा है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। क्या करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। जैसे कांग्रेस को हाथ का चुनाव चिन्ह दिया हुआ है, बीजेपी को कमल के फूल का दिया हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको झाड़ू का क्या दिया हुआ है, चुनाव चिन्ह। तो ये जितने भी चुनाव चिन्ह होते हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। पांचवा है चुनाव करवाना। जो निर्वाचन आयोग के उसके मुख्य कार्य होते हैं लोकसभा का चुनाव कराना, राज्य विधानसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। ये सारे कार्य किसके होते हैं, निर्वाचन आयोग के ही होते हैं। और छठा है आचार संहिता लागू करना। तो चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करना भी किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। अब ये आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं,
तो आदर्श आचार संहिता वे नियम हैं जो चुनाव के दौरान लागू होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इन्हें लागू करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सके। तो जो आदर्श आचार संहिता है वे वो नियम है जो चुनाव के दौरान लागू होते हैं जब किसी भी क्षेत्र में चुनाव होता है, और भारत निर्वाचन आयोग इन्हें लागू करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सकते हैं। तो जो आचार संहिता है, अगर उसके मुख्य नियमों की बात की जाए तो उसके कुछ नियम है। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे ही किसी भी राज्य में अगर चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी समय से क्या हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद में सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। धर्म जाति के आधार पर या पैसे देकर वोट मांगना मना है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस समय आप धर्म जाति के आधार पर या पैसे देकर वोट नहीं मांग सकते, और मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जब मतदान होता है तो मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो जब भी मतदान होता है तो मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह आचार संहिता के अंदर आता है। और मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार करना मना है। और मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के भीतर आप क्या नहीं कर सकते, प्रसार नहीं कर सकते। ये आचार संहिता के क्या है, कुछ मुख्य नियम है। चुनाव की तारीख घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। धर्म जाति के आधार पर या पैसे देकर वोट मांगना मना है। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार एकदम बंद हो जाता है, और मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार करना मना है। तो आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराना होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे मुख्य चुनाव आयुक्त के क्या हैं, कार्य हैं। अब बात करते हैं ईवीएम की। आपने ईवीएम के बारे में अच्छे से सुना होगा। आजकल जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, इन सब में क्या होती है, मशीन का यूज होता है। किसका यूज होता है, मशीन का यूज होता है। चाहे गांवों में सरपंच के चुनाव हो, इन सब में किसका यूज होता है, मशीन का यूज होता है। और उस मशीन को क्या बोला जाता है, ईवीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईवीएम बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो ईवीएम की फुल फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का अर्थ है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से मतदान, क्या है, जो ईवीएम का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से मतदान कराना। पहले भारत में चुनाव बैलेट पेपर का उपयोग करके आयोजित किए जाते थे। तो जो ईवीएम मशीन नहीं आई थी उससे पहले जो भारत में चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर का उपयोग करके आयोजित किए जाते थे। लेकिन जो बैलेट पेपर का उपयोग करके जब चुनाव आयोजित किए जाते थे उनके अंदर कुछ समस्याएं थी। एक तो मतपत्रों की क्या हो जाती थी, चोरी हो जाती थी। उसके अंदर फर्जी मतदान भी हो जाता था। और जब मतगणना होती थी तो मतगणना में बहुत लंबा समय लगता था। इसीलिए ईवीएम मशीन को लाया गया। अब बात करते हैं ईवीएम के उपयोग की। तो ईवीएम का पहली बार भारत में उपयोग अप्रैल 1989 में किया गया था। यह प्रयोग केरल में विधानसभा उपचुनाव में किया गया था। तो पहली बार अगर ईवीएम का प्रयोग की बात की जाए तो 1982 में किया गया था, और यह प्रयोग केरल में किया गया था। केरल के जो विधानसभा उपचुनाव थे उसमें इसका प्रयोग किया गया था। ये याद रखिए, कई बार पूछा गया है। पहली बार जो ईवीएम मशीन है उसका यूज किस राज्य में हुआ था, तो केरल में हुआ था। उसके बाद में गोवा पहला राज्य था जहां 1999 में पूरे विधानसभा चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। तो पहली बार केरल में हुए थे विधानसभा उपचुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग 1982 में किया गया। उसके बाद में गोवा पहला राज्य था जहां 1999 में पूरे विधानसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था। उसके बाद में 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद में भारत में लगभग सभी चुनाव ईवीएम का उपयोग करके ही आयोजित किए जाते हैं। और 2004 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद भारत में लगभग जितने भी चुनाव हैं, सारे के सारे जो चुनाव हैं वो ईवीएम मशीन का उपयोग करके ही किए जाते हैं। तो ये ईवीएम मशीन का क्या है, इतिहास है। ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है।
पहली बार यूज 1982 में केरल में हुआ। अगर पूरे राज्य में पूरा मतदान जो विधानसभा चुनाव है वो पहली बार गोवा में 1999 में ईवीएम के द्वारा कराया गया। और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में लगभग सभी चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रमुख चुनाव सुधार समितियां। तो जो हमारी चुनाव आयोग है उनके सुधार के लिए कुछ समितियां भी बनी थी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जिनमें से एक दिनेश गोस्वामी समिति है। कौन कौन सी है? एक दिनेश गोस्वामी समिति है और एक इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये दो समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में एक ताराकुंडे समिति भी याद रखिए। एक ताराकुंडे समिति है, वो भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी नाम पूछा जाता है कि ये दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और ताराकुंडे समिति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति की। तो ये 1990 में बनी थी। ये समिति चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए गठित की गई थी। जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इसका उपयोग इस समिति का उद्देश्य चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए किया गया था। ये चुनाव व्यय पर नियंत्रण किया इसने, बूथ कैप्चरिंग रोकने के उपाय के बारे में बताया इन्होंने, और चुनाव आयोग को क्या दी इन्होंने? अधिक शक्तियां देना बताई। तो इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए? इन्होंने कहा चुनाव व्यय पर नियंत्रण होना चाहिए, बूथ कैप्चरिंग को रोकने के उपाय होने चाहिए, और चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां देने चाहिए। और पुनः मतदान का प्रावधान भी दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। उसके बाद बात करते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये 1998 में बनी थी। ये समिति चुनावों के सरकारी वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए बनाई गई थी। तो इसने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी थी? चुनावों का आंशिक सरकारी क्या हो? वित्त पोषण हो। तो जब कोई भी खड़ा होता है चुनाव के लिए तो उसको सरकार की तरफ से क्या मिलना चाहिए? कुछ पैसा मिलना चाहिए खर्च करने के लिए। ये बात किसने की थी? इंद्रजीत गुप्ता समिति ने की थी। और चुनाव में काले धन को कम करना चाहिए। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव का आंशिक सरकारी वित्त पोषण की बात की और चुनाव में काले धन को कम करने की भी बात की थी। अब बात करते हैं, तो ये समिति आपको याद रखनी है, दिनेश गोस्वामी समिति, एक है इंद्रजीत गुप्ता समिति और एक ताराकुंडे समिति। ये भी याद रखनी चाहिए। उसमें जो ताराकुंडे समिति है और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करने से। किससे है? ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करने से संबंधित है। तो ये याद रखनी है आपको। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और ताराकुंडे समिति, ये तीनों समिति किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। अब चुनाव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो प्रत्याशी कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो वर्तमान नियम के अनुसार एक प्रत्याशी अधिकतम 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। यह प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किया गया है। तो अगर कोई भी जो प्रत्याशी है वो अधिकतम 2 चुनाव क्षेत्रों से क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। और ये प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किया गया है। अब बात करते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक था। उन्होंने भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 का सफल संचालन किया था। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक था। उन्होंने भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 का सफल संचालन किया था। अब बात करते हैं, अगर किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो उस समय क्या होता है? तो यदि चुनाव के दौरान किसी मान्यता प्राप्त पार्टी की अगर प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उस पार्टी को 7 दिन के भीतर नया प्रत्याशी खड़ा करने का अवसर दिया जाता है। तो यदि चुनाव के दौरान किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उस पार्टी को 7 दिन के भीतर नए प्रत्याशी खड़ा करने का क्या दिया जाता है? अवसर दिया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप याद रखिए। एग्जाम में ये कई बार सीधे पूछे जाते हैं कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, प्रत्याशी की मृत्यु होने पर कितने समय का समय मिलता है दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करने के लिए, या वर्तमान नियमों के अनुसार एक प्रत्याशी अधिकतम कितने चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अभी तक हमने चुनाव आयोग के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 324 भारत में चुनावों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना का क्या करता है? प्रावधान करता है। ये याद रखिए, आर्टिकल निर्वाचन आयोग की बात आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग के गठन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 324 में की गई है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और उन्होंने 1951-52 का पहला आम चुनाव कराया था। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो 1950 में की गई और ये 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। इसीलिए 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी ना तो संसद की होती है, ना सर्वोच्च न्यायालय की है, ना ही राष्ट्रपति की है। किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदाता की वर्तमान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो जो पहले थी मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। भारत में चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो भारत में जो चुनाव चिन्ह है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। मॉडल आचार संहिता किससे संबंधित है? तो जो मॉडल आचार संहिता है वो भी चुनाव प्रक्रिया से ही संबंधित है। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य है वो ईवीएम का प्रयोग करने वाला केरल था, जिसमें विधानसभा उपचुनाव के लिए इसका यूज किया गया था। तो केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो उतना रहता है, और जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग एक प्रकार की कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग ना तो वैधानिक संस्था है, ना निजी है, ना ही न्यायिक है। कैसी है? एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब संविधान में उसका क्या है? जिक्र है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो परिसीमन है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं परिसीमन आयोग तय करता है। भारत में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किसके अधीन होता है? तो मतदाता सूची तैयार करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के अधीन ही होता है। और जो परिसीमन आयोग है ये भी किसके अधीन ही होता है? निर्वाचन आयोग के अधीन ही रहता है। नोटा का अर्थ क्या है? नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द अबो। नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबो। ये आजकल जितनी भी ईवीएम मशीन होती है उन सब में नोटा का बटन रहता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते हो। तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबो, मतलब मतदाता किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं होने पर नोटा को चुन सकता है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव है वो 1951-52 में हुए थे।
किस संस्था को राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार है? तो वो संस्थान निर्वाचन आयोग है जो राजनीतिक दलों को क्या देती है? मान्यता देती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये चुनावों का संचालन करता है, ये बजट बनाता है, ये न्यायालय चलाता है या सेना का संचालन करता है? तो इसका आंसर हो गया ये चुनावों का संचालन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।